अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड का फुल एक्सप्लेनेशन। लेट अस गेट स्टार्टेड। माय फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मेरे वालिद मेरे बाबा एक मेडिकल प्रोफेशनल थे जो एक निजी कंपनी में काम करते थे रानीगंज शहर में, जो वेस्ट बंगाल में है। जब हम मेडिकल प्रोफेशनल कहते हैं तो वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। वो डॉक्टर हो सकते हैं, फार्मासिस्ट भी हो सकते हैं, या मेडिसिन या दवाई का रिसर्च करने वाले कोई अफसर हो सकते हैं। The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. जो कंपनी के अफसरान थे उन्हें एक बड़ी कैंपस के अंदर अलग अलग बंगले दिए गए थे रहने के लिए। कैंपस क्या होता है? जहाँ पर किसी कंपनी के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए एक जगह दी जाती है, एक कंपाउंड बहुत बड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर उस कंपनी के लोगों को घर बनाकर दिए जाते हैं या और दूसरी सहूलियतें दी जाती हैं, उसे हम कैंपस कहेंगे। जैसे हम हमारे कॉलेज या स्कूल का जो एरिया होता है उसे भी कैंपस कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसी चीज के लिए बना होता है। Our house was in a corner of the campus. हमारा घर कैंपस के कोने में था। The officers club was adjacent to the boundary wall of a garden. Officers का एक क्लब था जो हमारे जो राइटर है उनका जो बगीचा था उसकी दीवार के बगल में ही था। The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and a host of tall and majestic trees. कंपाउंड के अंदर शानदार हरी घास थी, रंगी बिरंगी फूल थे और लंबे और शानदार दरख्त थे। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे राइटर है वो बंगले में रहते थे, तो उनके जो किचन के गार्डन में, यानी जो उनके बावर्ची खाने के साथ लगा हुआ जो बगीचा था, उसमें वो मौसमी सब्जियां उगाया करते थे, सीजनल वेजिटेबल्स। तो और भी जो घर थे वो लोग भी उनके किचन के गार्डन में सब्जियां उगाया करते थे और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शानदार दरख्त भी थे। तो इसलिए जो गिलहरियां थी, स्क्विरल्स, वो और कई सारे किस्म के जो परिंदे थे वो वहाँ आ जाते थे, वो वहाँ अट्रैक्ट होते थे। A group of langurs had even made their den in an aswatha tree nearby. लंगूरों के एक गिरोह ने वहाँ पर एक जो पीपल का दरख्त था, जिसे यहाँ पर अस्वथा ट्री कह रहे हैं। अस्वथा संस्कृत का एक नाम है पीपल के पेड़ के लिए, पीपल के दरख्त के लिए। वहाँ पर लंगूरों के गिरोह ने अपना घर बना लिया था। डेन यानी एक किस्म का घर होता है, हम जानवरों के घरों के लिए डेन का भी इस्तेमाल करते हैं। They had all become a part and parcel of our existence and daily life. वो सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए थे। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए थे। पार्ट एंड पार्सल ये एक मुहावरा है जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या कहने के लिए, जब हम किसी चीज़ के बारे में ये समझाना चाहते हैं कि वो चीज़ अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। जैसे हम ये कह सकते हैं that internet has become part and parcel of our daily life. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. हफ्ते की दोपहर में एक छोटे से हादसे ने मुझ पर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया। प्रोफाउंड यानी गहरा, एंड अनफोल्डेड बिफोर माई आईज। अनफोल्डेड यानी यहाँ पर लिखा है रिवील्ड, यानी खुलासा हुआ मेरी नज़रों के सामने। अ होल न्यू डायमेंशन, एक अलग ही नज़रिया, मेरा एक नज़रिया बदल गया। टू द वंडर्स ऑफ गॉड्स क्रिएशन, जो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं उसकी तरफ जो मेरा नज़रिया है वो बदल गया। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। पूजा वेकेशन यानी दिवाली की छुट्टियां। तो दिवाली की छुट्टियों के लिए कुछ ही दिन बचे थे। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed
in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. तो छुट्टियों के सीजन में खासकर ये क्योंकि पुराने ज़माने की बात हो रही है, 50 साल पुरानी बात हो रही है, तो उस ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे क्या करते थे, स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, जो खासकर बच्चों के लिए बनाई जाती थी फेस्टिव सीजन में, यानी त्योहारों के सीजन में। तो यहाँ पर हमारे राइटर ने क्या कहा है कि जस्ट लाइक एनी अदर चाइल्ड हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी, तो हर बच्चे की तरह इन्हें भी छुट्टियों में एक मौका मिलता था, अपॉर्चुनिटी मिलती थी कि वो अपनी जो पसंदीदा किताबें हैं, स्टोरी बुक्स है, वो पढ़ सकें और उनमें वो एनग्रॉस्ड हो जाते थे। एनग्रॉस्ड यानी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्यूपाइड इन, यानी उसमें हो जाते थे, मशगूल हो जाते थे। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स and my younger sisters lay down for an afternoon nap, and I settled down with a story book. After a hearty lunch, hearty lunch यानी लंच हम दोपहर के खाने को कहते हैं। हार्टी लंच यानी जी भरकर खाना, पेट भरकर खाना। उसके बाद जो उनके वालिदैन हैं, उनके पेरेंट्स और उनकी छोटी बहनें, वो एक झपकी मारने के लिए लेट गए। दोपहर में हम थोड़ी देर के लिए नींद लेते हैं, वो लेट गए। एंड आई सेटल डाउन विद अ स्टोरी बुक, और ये जो है सेटल डाउन यहाँ पर क्या है, सेटल होना मतलब बस जाना, लेकिन यहाँ पर बसने से मतलब है कि वो अपनी कहानी की किताब लेकर आराम से इत्मीनान से एक जगह बैठ गए। The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. Quiet afternoon यानी दोपहर में क्योंकि सब घर में सो चुके थे, खामोशी छा गई थी, तो उन्हें एक अच्छा मौका मिला उनकी कहानी की किताब पढ़ने का। और वो क्या पढ़ रहे थे, एडवेंचर स्टोरी यानी हैरत अंगेज कहानियों की किताब पढ़ रहे थे। The silence was occasionally broken by the sound of my family snoring. Occasionally का मतलब होता है कभी कभार। राइटर जो है वो खामोशी में किताब पढ़ रहे थे, लेकिन इस खामोशी में बीच बीच में कोई ना कोई आवाजें आ रही थी और वो खामोशी टूट रही थी। तो ओकेजनली यानी कभी कभार। माई फैमिली वॉज स्नोरिंग, स्नोरिंग यानी उनकी जो फैमिली है उनकी खराटों की आवाजें आ रही थी क्योंकि वो सो रहे थे। द इंटरमिटेंट chirping of house sparrows, the harsh cawing of a crow, the shrill call of a kite flying high above the ground. और इनके अलावा और कौन सी आवाजें थी, इंटरमिटेंट चर्पिंग ऑफ द हाउस स्पैरोज, जो चिड़िया हैं उनकी चूचू की आवाजें आ रही थी। इंटरमिटेंट यानी यहाँ पर लिखा है फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट मतलब वक्फे वक्फे से एक कोई चीज जो बार बार रिपीट होती है, तो यहाँ पर इंटरमिटेंट उसका मतलब ये है। हार्श काउइंग ऑफ अ क्रो, क्रो यानी कौवे की जो आवाज होती है, जो वो काव काव करता है, उसे क्या कहते हैं, काउइंग। हार्श मतलब बहुत ही तेज आवाज उसकी आ रही थी। द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई अबव द ग्राउंड, और जो पतंग जो आसमान में उड़ती है उसकी आवाज आती है, तेजी से जो आवाज आती है, एकदम लाउड साउंड, उसे हम श्रिल कहते हैं। यहाँ पे दिया है वेरी हाई एंड लाउड साउंड, जैसे हम कहते हैं ना चीरती हुई आवाज, तो उसे हम कहेंगे श्रिल। मिनट्स टिक्ड बाय, मिनट्स टिक्ड बाय यानी वक्त गुजरता गया। आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब्ड इन द बुक, और मैं अपनी किताब में खोता गया, जज्ब होता गया। सडनली आई हर्ड a group of street dogs barking furiously in the distance. अचानक से मैंने एक गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी गिरोह को जोर जोर से भौंकते हुए सुना। दूर से उन्हें आवाज आ रही थी कि वो गुस्से में जोर जोर से भौंक रहे थे। I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. I chose to ignore, तो उन्होंने इग्नोर किया यानी नजरअंदाज किया उस आवाज को, उस कमोशन को। कमोशन यानी नॉइज एंड कंफ्यूजन, यानी जब बहुत अलग अलग किस्म की आवाजें आती हैं, जैसे हंगामा कोई चल रहा हो, तो उन्हें लगा कि रोज ये कुत्तों का हंगामा चलता है। जब वो क्या करते हैं,
they might have cornered a hapless pig. Hapless pig मतलब एक बेबस सुअर. मतलब अक्सर ऐसे होता है कि गांव वगैरह में जो गलियां होती हैं वहां पर सुअर घूमते हैं और कुत्ते उन पर अटैक करते हैं. उन्हें लगा ऐसे ही कुछ हो रहा होगा. But soon the barking became louder and more aggressive. लेकिन जल्दी ही जो कुत्तों की भौंकने की आवाज थी वो और तेज होती गई और उसमें और जोश बढ़ता गया. And the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. और क्योंकि इतना हंगामा हो रहा था, जो कौवे थे उन्हें समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए they got alarmed, यानी वो अचानक से चौंक गए, चौकन्ना हो गए, और इसलिए उनकी जो काऊ काऊ की आवाज है वो भी इस शोरगुल में शामिल हो गई. कैकोफोनी यानी लाउड हार्श नॉइसेस, जो बहुत सारा शोर होता है, हंगामा होता है. I also heard the disturbance approaching closer. और पहले उन्हें ये सारी आवाजें दूर से आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाजें जो है नजदीक आ रही हैं, यानी जो हंगामा है वो उनके करीब आ रहा था. Curiosity got the better of me. Leaving the book aside, I rushed to the veranda to see what was going on. Curiosity का मतलब होता है किसी भी चीज में खास दिलचस्पी लेना, उसके बारे में जानना. जैसे हम हिंदी में कहते हैं उत्सुक होना, उर्दू में कहते हैं मुज्जिस होना. तो उन्हें पता करना था कि क्या हो रहा है, ऐसी क्या आवाजें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, और उस चीज को जानने के लिए उन्होंने अपनी किताब साइड में रख दी. इसलिए वो कह रहे हैं गॉट द बेटर ऑफ मी. गॉट द बेटर ऑफ मी यानी ओवर पावर, डिफीटेड. जो उनकी किताब पढ़ने की जो उनका जो दिल था वो उन्होंने बाजू में रख दिया, क्योंकि उन्हें जानना था कि क्या हो रहा है. I rushed to the veranda to see what was going on. और वो जानने के लिए वो वेरेंडा में भागे, यानी आंगन में भागे देखने के लिए कि क्या चल रहा है. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. तो जब उन्होंने क्लब हाउस की छत पर देखा तो उन्होंने देखा कि बहुत ही कुछ बुरी चीज हो रही है. A big male langur, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. तो उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा नर लंगूर जो है वो शायद उस ग्रुप का लीडर था. उसके हाथ में एक छोटा बेबी लंगूर था, एक बच्चा लंगूर था, और उसे वो बेरहमी से पूरे उसके जिस्म में काट रहा था, और इसी इरादे से कि वो उसे मार देना चाहता था. The helpless mother of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the buildings nearby, watching the baby being killed. The helpless mother यानी जो बेबस माँ थी उस बच्चे की, and other lesser members of the langur group यानी जो कम दर्जे की जो उसमें मेंबर्स थे, जो बंदर थे उस ग्रुप के, वो जो आसपास की बिल्डिंग्स थी उनकी छतों पर वो सारे बंदर जो है बिखरे हुए थे और उस बच्चे को बेरहमी से जो कत्ल होता हुआ देख रहे थे. I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. I recalled यानी मैंने याद किया कि एक टेरेबल कस्टम यानी रिवायत, टेरेबल यानी एक बहुत बुरी रिवायत या बहुत बुरा एक रिवाज है एनिमल क्लैन में. क्लैन का क्या मतलब होता है? अ वेरी लार्ज फैमिली, यानी जो कुनबा होता है उनका, जो उनका ग्रुप होता है, उसमें एक बहुत बुरा एक कस्टम है कि जो डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट का क्या मतलब है? पावरफुल और सुपीरियर, यानी ताकतवर, जो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता है, बड़ा समझता है. डोमिनेंट का मतलब होता है किसी पर हावी होना. तो कौन हावी होता है? जो पावरफुल होता है वो दूसरों पर हावी हो जाता है. तो जो इस तरीके का जो उनमें जानवर होता है वो दूसरे जो नर होते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसे वो जिंदा रखना नहीं चाहता है, वो मार देना चाहता है. Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. वक्त को जाया किए बगैर मैंने एक हाथ में एक मजबूत लाठी उठा ली और उस
शैतानी लंगूर की ओर मैंने एक पत्थर फेंका। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वो लंगूर इतने गुस्से में था कि उस पत्थर को उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जो हमला इन्होंने किया था उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। But then I started throwing more stones. लेकिन फिर मैंने और पत्थर मारने शुरू कर दिए। The dogs on their part raised their pitch of cry. और जो कुत्ते थे उनकी भी जो आवाज है वो बुलंद होती चली गई। The changed circumstances and the sudden unexpected attack from unknown quarters forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. बदले हुए हालात और नामालूम हलकों से अचानक हमले ने लंगूर को इस बच्चे को बरामदे के ऊपर ढलती हुई छत से गिराने पर मजबूर कर दिया। सर्कमस्टांसेस यानी हालात, अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक से जो चीज होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है। स्लोपिंग रूफ यानी जो ढलती हुई छत होती है। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपियर टू बी डेड। बच्चा बिल्कुल बेजान था। लिस्टलेस यानी बेजान, एंड अपियर टू बी डेड और मुर्दा नजर आ रहा था। As its body started to slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. और जैसे ही उसका जिस्म नीचे फिसलना शुरू हुआ, कुत्तों की गुरों का जो जोश है वो अच्छे शिकार और खाने की उम्मीद में 2 गुना 4 गुना होने लगा। स्लाइड डाउन यानी नीचे फिसलता गया, नीचे फिसलना उसे कहते हैं स्लाइडिंग। मैनीफोल्ड यानी मोर एंड मोर लिखा है यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि 2 गुना होना, 4 गुना होना, इस तरीके से। प्रॉस्पेक्ट यानी आगे हमें क्या फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट के आगे चलकर क्या मिलेगा, जैसे उम्मीद, वो प्रॉस्पेक्ट होता है। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद अ स्टिक, आई मैनेज टू कैच होल्ड of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. कुत्तों को मैंने लकड़ी की मदद से दूर रखा। कीपिंग एट बे ये भी एक मुहावरा है, यानी किसी चीज को दूर रखना, उनकी जगह पर रखना। आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूर्स टेल। तो जैसे ही वो जो लंगूर का बच्चा है, जब वो छत से नीचे गिरने ही वाला था, तब उन्होंने उसकी जो पूंछ है उसे पकड़ लिया। The baby appeared inert and lifeless. Inert यानी powerless. उसमें कोई ताकत नहीं थी, उसमें कोई हरकत नहीं थी। It was indeed a male baby. वो वाकई में एक नर बच्चा था। By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. इस वक्त तक मेरे वालिदैन और बहनें बरामदे पर आ चुके थे और मेरे उस बच्चे को बचाने की मुहिम का मुशाहिदा कर रहे थे। Some of our neighbors had also gathered in the distance. हमारे कुछ पड़ोसी भी फासले पर जमा हो गए थे। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. मैं उस बच्चे को पीछे के बरामदे में ले गया और वहां ध्यान से उसे मुर्गी खाने के फर्श पर लेटा दिया। His body was full of deep bite marks and scratches. उसका जिस्म गहरे काटने के निशानों से और खरोचों से भरा हुआ था। Blood was oozing from some of the wounds. कुछ जख्मों से खून बह रहा था। The baby remained motionless. बच्चा अभी भी बेहरकत था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मेरे वालिद ने फौरी इलाज किया ताकि उसकी जो जख्म है वो साफ हो सके और जो उसका खून जो बह रहा था वो रुक जाए। I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. मुझे ये जानकर राहत मिली कि बच्चा सांस ले रहा है, हालांकि उसकी सांसें बहुत कम थीं। Relieved यानी राहत मिलना। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. ठंडे पानी के छींटों से बच्चे में कुछ हलचल हुई और कुछ डगमगाते हुए कोशिशों के बाद वो बैठ गया। स्टर यानी कुछ हलचल होना, कुछ मूवमेंट होना। He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वो सदमे की हालत में था और हवा में पत्ते की तरह
कांप रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. उसकी दो छोटी सी टिमटिमाती हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। वेल्ड अप यानी आंसुओं से भर जाना, सूज जाना। एंड ही स्टार्टेड टू सॉब विद अ मफल्ड क्राई। मफल्ड यानी खामोश दबी हुई आवाज। जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड, यानी जिस तरीके से एक अगर इंसानी बच्चा ऐसे सदमे से गुजरे, ट्रॉमा यानी सदमा, अगर इंसान का बच्चा ऐसे सदमे से गुजरता तो कैसे बिहेव करता, उसका कैसा रवैया होता, ठीक उसी तरह ये बच्चा भी रो रहा था। I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. मैंने उसे छिलका उतारकर एक केला पेश किया, जिसे उसने अपने थरथराते हाथों से कबूल किया और झिझक झिझक कर खाने लगा। पील्ड यानी जब हम छिलका उतारते हैं उसे हम कहते हैं पील्ड। अनस्टडी यानी जो हिल रहे हैं, थरथरा रहे हैं। हेजिटेंट यानी झिझकना। My attention was fixed on the revival of the baby langur. मेरा ध्यान बस इसी चीज पर था कि बच्चा जो है वो वापस जिंदा हो जाए, वापस होश में आ जाए। Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. अचानक से मुझे एक अजीब एहसास हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। Uncanny यानी एक अजीब सा एहसास। I turned away from the coop and looked up. मैं मुर्गी खाने की ओर से अलग हट गया और मैंने ऊपर की तरफ देखा। There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. वहां बच्चे की माँ हमारे बावर्ची घर की छत पर बैठी हुई थी और मेरी हर हरकत पर उसकी नजर थी। She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. वो चुपचाप वहां बैठी थी, जैसे उसे यकीन था कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. उसी दौरान बच्चे को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो थोड़ी और जोर से रोने लगा। I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. और मैं मुर्गी खाने के दरवाजे से पीछे हट गया ताकि माँ उसके बच्चे तक पहुंच पाए। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. फौरन उसकी माँ मुर्गी खाने के फर्श पर नीचे आ गई और उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। Descended यानी नीचे की ओर आना। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. उसने उसके जख्मों की अच्छी तरह से उसका मुआयना किया और फिर उसने उसे कस के उसके सीने से लगा लिया। यहाँ पर देखिए, इंजरीज का मतलब होता है जख्म। कडल्ड यानी प्यार से अपने पास किसी को बुलाना, अपने बाहों में भरना। और बूसम यानी जब भी हम कहते हैं कि सीने से लगाना, तब हम बूसम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। The baby found great solace in her caring arms. बच्चे को अपनी माँ की प्यार भरी बाहों में बहुत सुकून मिला। सोलेस यानी सुकून। The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. माँ अपने बच्चे को गोद में लिए कुछ देर बिना हरकत किए बैठी रही। It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. जैसे वो ये सोच रही थी कि अपने बच्चे को और हमलों से बचाने के लिए वो कौन से तरीके का इंतखाब करे। पॉन्डरिंग यानी गहराई से सोचना। थिंक ओवर डीपली। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज. कुछ पलों के लिए माँ लंगूर ने सीधे मेरी आंखों में देखा. Even today I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. आज भी उसने मुझे जिस तरह से देखा था वो मैं भूल नहीं पाया हूँ, जैसे मानो वो मुझ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए खामोशी से शुक्रगुजारी की बारिश कर रही थी.
ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी, और लुक इन हर आइज यानी उसके जो आंखों के जज्बात थे उसे हम यहाँ पर लुक इन हर आइज कह रहे हैं। I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. जिस तरीके से उस माँ ने मेरा शुक्रिया अदा किया, उस जज्बात से, उस एहसास से मैं मगलूब हो गया था, मैं बहुत जज्बाती हो गया था। Overwhelmed यानी जज्बाती हो जाना। There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. वहाँ एक कायनाती माँ बैठी हुई थी अपने खौफज़दा बच्चे को अपने गोद में लिए। यूनिवर्सल मतलब एग्जिस्टिंग एवरीवेयर और इन्वॉल्विंग एवरीवेयर, यानी ऐसी चीज़ जो हर जगह मौजूद है। तो यहाँ यूनिवर्सल मदर इसलिए कहा गया है क्योंकि माँ चाहे इंसान के बच्चे की हो या जानवर के बच्चे की हो, चाहे किसी भी जगह हो, उसकी जो मोहब्बत, फिक्र, जो जज्बात अपने बच्चों के लिए होती है वो एक जैसे ही होती है। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. फिर पलक झपकते ही वो उसके पेट से लिपटे अपने बच्चे के साथ छलांग लगाकर हमारे बावर्ची खाने की छत तक पहुंच गई। इन अ फ्लैश यानी अचानक से, एकदम से, जैसे हम कहते हैं पलक झपकते ही। She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. उसने शैतानी मर्द लंगूर के लिए इस इलाके का मुआयना किया और फिर जिस जगह वो खौफनाक संगीन सामना हुआ था वो वहां से बिल्कुल मुखालिफ सिमत में छलांग लगाकर चली गई, यानी वो ठीक उल्टी तरफ चली गई। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. माँ और बच्चे के साथ होने वाली इस मुख्तसर मुलाकात ने मुझे इस बात पर कायल कर लिया, यकीन दिला दिया कि दो अलग नस्लों के बीच भी मवासलत या बातचीत और एक दूसरे पे भरोसा ये हकीकत में हो सकता है, और अगर कोई सही तरीके से रिश्ता कायम करने की कोशिश करे तो ये रिश्ता वजूद में हम ला सकते हैं। स्ट्राइक द राइट कॉर्ड ये एक कहावत है जिसका मतलब है कि सही चाल चलना, जैसे हम कहते हैं कि सही नब्ज को पकड़ना। और हम्स इनटू एक्शन ये भी एक मुहावरा है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बिकम्स एक्टिव। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जब हम कोई प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग हकीकत में बदल जाए तब हम कहेंगे हम्स इनटू एक्शन। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वाज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। माँ लंगूर ने मुझे बताया कि खाना ही सिर्फ इंसान और जानवर के बीच में ताल्लुक रखने का एक जरिया नहीं है, बट दैट देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इनमें रिश्ता रखने के लिए और भी चीज़ें हैं, जो क्या हैं? ट्रस्ट यानी भरोसा, कंपैशन हमदर्दी, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपसी समझ। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. 55 साल गुजर चुके हैं और अब मैं 70 साल का हूँ, लेकिन वो खास किस्म का सामना, वो मुलाकात आज भी मुझे बहुत प्यार से याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस तरीके के और वीडियोस हासिल होते रहें।